हेलो वेलकम टू mrkbest। देखिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 50 मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्वेश्चन जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे पीएसयू सेक्टर में हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, एनपीसीआईएल है, एनएफएल है, बहुत सारे एग्जाम हैं इसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर द फॉलोइंग इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसमें से कौन सी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है? तो देखिए, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, प्रेशर है, शियर मॉडुलस है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन होता क्या है बेसिकली? स्ट्रेन देखिए, डेल्टा एल अपॉन एल, मतलब कोई भी रॉड है उसकी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को हम स्ट्रेन कहते हैं। तो स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए रॉड एक्सपांड फ्रीली ड्यू टू हीटिंग इट विल डेवलप। कोई भी रॉड है, इसको गर्म किया जाता है और फ्रीली एक्सपांड होने दिया जाता है, मतलब फ्री एक्सपांड होती है वो, प्रसार होता है उसमें। तो क्या उसमें स्ट्रेस होगा? नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, नो स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग यूज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स। तो देखिए, नॉन कंज्यूमेबल का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोड होता है वो घिसता नहीं है, ठीक है, खर्च नहीं होता है। तो इसमें कौन सी वेल्डिंग है इसमें खर्च नहीं होता? तो GTAW। अब GTAW है क्या, देखते हैं। GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग है, इसको TIG वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। TIG वेल्डिंग होती है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो इसमें टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में। और जो इनर्ट गैस यूज़ करी जाती हैं वो होती हैं हीलियम एंड आर्गन। और इनर्ट गैस यूज़ क्यों की जाती है? जैसे कोई भी वेल्डिंग हो रही है और बाहर से एटमॉस्फेरिक गैस हैं वो वेल्डिंग पर अपना रिएक्शन करती हैं, तो उसको बचाने के लिए हीलियम और आर्गन गैस यूज़ करी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड किस में यूज़ किया जाता है? MIG, मतलब मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में। और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है TIG में, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द रिलेशनशिप बिटवीन टू लाइफ एंड कटिंग स्पीड इज एक्सप्रेस्ड एज वेयर एंड सी आर कांस्टेंट। तो इसमें कोई कौन सी टू लाइफ इक्वेशन आपको ये बतानी है? V अपॉन टी इजकल टू सी, T अपॉन वी इजकल टू सी, V की पावर n T इजकल टू सी, या V T की पावर n इजकल टू सी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, V T की पावर n इजकल टू सी। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ देखिए V इजकल टू कटिंग स्पीड है, स्पेलिंग थोड़ा गलत लिख के आया, कोई बात नहीं है। T टूल लाइफ है, N टूल एक्सपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वी टी की पावर n इजकल टू सी में वी टी की पावर n इजकल टू सी। ठीक है, तो वहाँ पे n होता है वो टूल एक्सपोनेंट होता है। तो वो किस पे डिपेंड करता है वो याद रखना, वो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है ये बार बार क्वेश्चन में। तो होता है डिपेंड्स अपॉन टूल मटेरियल और वर्क पीसेस पे। ठीक है, और एन की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। जैसे मान लो हाई स्पीड स्टील को लेंगे तो हाई स्पीड स्टील पे होगी 0.08 से लेके 0.2। कार्बाइड के लिए लेंगे तो 0.2 से लेके 0.5, और सिरेमिक के लिए लेंगे तो 0.5 से लेके 0.7। तो ये आपको याद रखनी है, आप लिख सकते हो कॉपी में। ठीक है, और सी होता है मशीन कांस्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पेट्रोल इंजन हैज़ कंप्रेशन रेशियो फ्रॉम। तो पेट्रोल इंजन के लिए जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो क्या होता है? 6:10, 10:15, या 25 से लेकर 40, या 15 से लेकर 25। तो यहाँ पे आपको देखना है, इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर। ठीक है, 6:10। तो आपको देखते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले हम कंप्रेशन रेशियो देखते हैं। कंप्रेशन रेशियो होता क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ इंजन सिलेंडर अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम जैसे VC प्लस VS, मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम को हम टोटल वॉल्यूम बोलेंगे। और क्लियरेंस वॉल्यूम कौन कौन सा होता है? स्वेप्ट वॉल्यूम को छोड़ के जो बाकी बचता है उसको क्लियरेंस वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पेट्रोल इंजन के लिए 6:10 होता है, आप याद रख लिए, इंपॉर्टेंट है ये तीनों कंप्रेशन रेशियो। पेट्रोल इंजन के लिए होता है 6:10, डीजल इंजन के लिए होता है 15:25, और डुअल इंजन के लिए होता है 12:16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा और चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। इफ़ द प्रेशर एट ए पॉइंट इज़ 45 किलो पास्कल गेज देन एब्सोल्यूट प्रेशर एट दिस पॉइंट विल बी। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे जो सारी वैल्यू दे रखी हैं, तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए कैसे सॉल्यूशन करा गया है इसको। देखो पी एब्सोल्यूट इक्वल टू पी गेज प्लस पी एटीएम। तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है, देखिए गेज प्रेशर की देखिए 45 किलो पास्कल दे रखी है और एटमॉस्फेयर प्रेशर की देखिए 100 किलो पास्कल। तो यहाँ देखिए, तो गेज प्रेशर की वैल्यू रखती है 45 प्लस एटीएम प्रेशर की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की देखिए 100। तो टोटल मिलके कितना हो गया, 145 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये भी, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ लाइक करिएगा, मेहनत से बनाया है मैंने वीडियो, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है, इसमें देखिए मैचिंग कराना है, ठीक है। तो ए ऑप्शन, ए पढ़ के देखते हैं क्या है। मेटा सेंटर इज एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसका क्या होगा, तो इसका होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो इसका आ जाएगा ए का फर्स्ट स्टेबल, और बी का देखिए मेटा सेंटर इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी ऑप्शन, ए का 1, बी का सेकंड और 3, सी का थर्ड। तो यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा कि मेटा सेंटर पहली बात तो होता क्या है। पहले तो मैं आपको मेटा सेंटर बता रहा हूँ। मेटा सेंटर देखिए कोई भी एक ऐसी बॉडी है जिसको एक पॉइंट के थ्रू ऑसिकुलेट कर सके वो, ठीक है। ऑसिकुलेटिंग करती है मतलब इधर उधर जाती है। कोई भी बॉडी है फ्लोटिंग कर रही है, अगर पानी में तैर रही है, तो कोई भी एक ऐसा बिंदु होगा, ऐसा पॉइंट होगा जिसमें वो ऑसिकुलेटिंग करेगी, ठीक है, तो दोलन करेगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटा सेंटर। अब यहाँ बात करते हैं जी, एम और बी की। तो एम देखिए मेटा सेंटर है, बी है सेंटर ऑफ बायोन्सी और जी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जब फ्लोटिंग की बात करी जाए, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब फ्लोटिंग की बात करी जाए तो एम लेंगे, जी और एम। और सबमर्ज बॉडी की बात करी जाए, जैसे बॉडी डूबी हुई है पानी में, तो बी की बात करेंगे। तो यहाँ पे एक सीधा सीधा मैंने इस इंपॉर्टेंट पेज में लिख दिया, आप याद कर लीजिए। जैसे देखिए जी विल लाइज बिलो, अगर जी एम और बी से अगर नीचे है, ठीक है, नीचे है, तो स्टेबल क्लियर में होगा, ठीक है। यहाँ क्लियर होगी बात। जी विल लाइज एम और बी, एम और बी से ऊपर होगा जी, तो इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। गलत लिख गया है, थोड़ा इनस्टेबल लिख गया है, तो अनस्टेबल समझ जाना आप, ठीक है। अनस्टेबल हो गया। उसके बाद जी विल कॉनिसाइड विद एम और बी, मतलब जी उसके एम और बी के कॉनिसाइड में है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो एम होगा मेटा सेंटर ऑफ फ्लोटिंग कंडीशन, बी होगा सेंटर ऑफ बायोन्सी और जी होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे कंडीशन दे सकता है फ्लोटिंग बॉडी और सबमर्ज्ड बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस चित्र से आप समझ सकते हैं मेटा सेंटर एम होता है, जी होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बी होता है सेंटर ऑफ बायोन्सी, ठीक है। अब जैसे बॉडी को थोड़ा सा ऑसिकुलेटिंग करा सेकंड फिगर में, तो एम जो पॉइंट दिख रहा है आपको, वो एक ऐसा पॉइंट है जिसमें बॉडी ऑसिकुलेटिंग करेगी, ठीक है, वही होगा मेटा सेंटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। द कॉमनली यूज फ्लक्स फॉर ब्रेजिंग इज। तो ब्रेजिंग के लिए जो फ्लक्स यूज़ किया जाता है वो होता है क्या है, बोरेक्स, NH4Cl या रेजिन या इनर्ट गैस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा बोरेक्स, ठीक है। बोरेक्स होता है जो ब्रेजिंग में यूज़ किया जाता है फ्लक्स के रूप में, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रेजिंग की बात करें तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ब्रेजिंग के लिए। देखिए ब्रेजिंग के लिए क्या आता है, बोरेक्स होता है सुहागा, ठीक है। ब्रेजिंग में टाँका लगाने के लिए सुहागा प्रयोग किया जाता है। अब ब्रेजिंग की बात करते हैं, तो फिलर मटेरियल मेल्टिंग टेम्परेचर इज़ मोर देन 427 डिग्री सेल्सियस। अगर 427 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है अगर टेम्परेचर, तो ब्रेजिंग का यूज़ करेंगे। और 427 से कम है अगर टेम्परेचर लेंगे, तो वहाँ पे सोल्डरिंग का यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे एक बात क्लियर हो जा रही है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और यहाँ पे
दो क्वेश्चन और निकल के आते हैं कि ब्रेजिंग की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है या सोल्डरिंग की। तो यहाँ पे मैंने आपको देखो लिख दिया है मैंने, यहाँ पे ब्रेजिंग की जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सोल्डरिंग। ठीक है, तो स्ट्रेंथ तीनों की बात करी जाए यहाँ पे, वेल्डिंग, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग, तो मैंने बता दिया आपको वेल्डिंग की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद ब्रेजिंग की, फिर उसके बाद सोल्डरिंग की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन टू एसिटिलीन इस केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज। देखिए आप जानते हैं सब लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं कि तीन फ्लेम होती है, न्यूट्रल फ्लेम होती है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है और कार्बोराइजिंग फ्लेम होती है। तो न्यूट्रल फ्लेम की बात करी जाए तो न्यूट्रल फ्लेम में होता है क्या है कि जो वेल्डिंग करते हो उसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस दोनों ली जाती हैं। तो न्यूट्रल में क्या होता है, समान मात्रा में ली जाती है, उसकी जो रेशियो होता है वो 1:1 होता है। पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, 1.5 से लेके 1। इसमें क्या ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोल रहा है, तो न्यूट्रल फ्लेम में आपको मैंने बता दिया है कि न्यूट्रल फ्लेम में दोनों का रेशियो बराबर लिया जाता है, ऑक्सीजन भी उतना ही लिया जाता है, उतना ही एसिटिलीन लिया जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग में। अब ऑक्सीडाइजिंग में क्या है, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। तो देखिए यहाँ पे 1.5 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशियो है, ये ऑक्सीजन ज़्यादा होगी 1.5 और 1 होगा एसिटिलीन गैस। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे देखते हैं न्यूट्रल फ्लेम में जो जो रेशियो होगा 1.1:1, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगी और एसिटिलीन कम होगी, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोलेंगे उसको क्या होगा 1.15 से लेकर 1 होगा। रिड्यूसिंग और कार्बोराइजिंग फ्लेम जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एसिटिलीन ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसको रिड्यूसिंग और कार्बोराइजिंग फ्लेम बोलते हैं। तो फ्लेम के में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा स्पेशली। तो यहाँ पे देखते हैं 0.05 से लेकर 0.95 तक होता है, ये ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का अनुपात होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, कैविटेशन इज कॉज्ड बाय। तो कैविटेशन होता क्या है, तो कैविटेशन मैं आपको बता दूं एक ऐसा फिनोमेना होता है जो सेंट्रीफ्यूगल पंप और टरबाइन में होता है। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप में, अब देखिए इसमें कैविटेशन इज कॉज्ड बाय, कैविटेशन होता है लो प्रेशर के कारण। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो आपको मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए कैविटेशन की जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है लो वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, अब कैविटेशन सेंट्रीफ्यूगल पंप में होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ किए किस में किए जाते हैं, वाटर के लिए और पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, तो उसमें यूज़ किए जाते हैं। तो जब सक्शन करता है, सक्शन पाइप में होता है, सक्शन साइड में होता है कैविटेशन। ठीक है, तो कैविटेशन का मतलब क्या है, जैसे एक सक्शन साइड में होता है तो बबल्स, एक बहुत ही ज़्यादा फॉर्मेशन बबल्स क्रिएट होते हैं। जब सक्शन होगा लो प्रेशर रीजन बनेगा सक्शन साइड में, तो बहुत ज़्यादा बबल्स फॉर्मेशन होता है। तो बबल फॉर्मेशन क्या होता है, वो जब जाके पाइप में स्ट्राइक होगा, कोलेप्स होंगे, फूटेंगे वो बबल्स, तो क्या होगा, वो जो सरफेस होगी जो पाइप की या पंप की उसको डैमेज करेगी, उसको क्षति पहुंचाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उस घटना को हम कैविटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कैविटेशन पंप के इनलेट पर होती है और रिएक्शन टरबाइन में आउटलेट पर होती है। ठीक है, टरबाइन में आउटलेट पर और कैविटेशन इनलेट साइड में होती है। तो कैविटेशन को बचाने के लिए अवॉइड द कैविटेशन, सक्शन प्रेशर को हाई होना चाहिए और सक्शन हेड को कम होना चाहिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं ये। आप देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन प्रोडक्शन से लिया गया है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी आते हैं आजकल, ऐसे नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन तो पुराना है लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए सरफेस रफनेस ऑन ए ड्राइंग इज रिप्रेजेंटेड बाई। तो सरफेस रफनेस, ड्राइंग की जो सरफेस रफनेस होती है, सरफेस रफनेस को ड्राइंग में किससे रिप्रेजेंटेड किया जाता है, सर्किल, स्क्वायर, ट्रायंगल और रेक्टेंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको देख लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ 3 सरफेस रफनेस है ट्रायंगल वाली। ठीक है, आप देख रहे होंगे, आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहली वाली जो सरफेस रफनेस है उसमें क्या है, रफनेस ए ऑब्टेन बाई एनी प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, एनी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए ये तो रफनेस यूज़ किया जाता है। इसमें क्या है, ट्रायंगल है वो खुला हुआ है और ए लिखा हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाली देखिए आप, नेक्स्ट वाली में क्या है, वो जो ट्रायंगल है वो बंद है। ठीक है, एक लाइन खिंची हुई है। तो इसमें क्या है, देखो सरफेस ए ऑब्टेन बाई रिमूवल ऑफ मटेरियल बाई मशीनिंग। ठीक है, तो यहाँ देखिए मशीनिंग होगा तब ये यहाँ पे यूज़ होगा यहाँ पे। ठीक है, अब थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में देखिए सरफेस वो रफनेस ए शैल बी ऑब्टेन विदाउट
रिमूवल ऑफ एनी मटेरियल। तो देखो थर्ड वाले में क्या है, कोई भी रिमूवल मटेरियल नहीं होगा तब ऐसे ही डिनोट करेंगे थर्ड वाला, ठीक है। सेकंड वाले की बात करेंगे जब कोई भी सरफेस रिमूवल हो रहा है, ठीक है, तब ये वाला होगा। तो आप तीनों याद कर लेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइज ऑफ शेपर स्पेसिफाइड बाई। तो शेपर का साइज किससे स्पेसिफाइड किया जाता है, आंसर बताइए। लेंथ ऑफ स्ट्रोक, साइज ऑफ टेबल, साइज ऑफ बेड, पावर ऑफ मोटर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेंथ ऑफ स्ट्रोक, ये आंसर इसका सही है। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से पूछे जाते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, रिवेट इज स्पेसिफाइड बाई। तो रिवेट को स्पेसिफाइड किससे किया जाता है, शैंक डायमीटर और नॉमिनल डायमीटर से, ठीक है, ये याद करना है आपको। शेपर तो आपको बता दिया, लेंथ ऑफ स्ट्रोक से। वॉशर किससे किया जाता है, वॉशर को देखिए, वॉशर को देखिए, वॉशर इज स्पेसिफाइड होल डायमीटर। ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे एग्जाम में, जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड भी है, ठीक है, PSU सेक्टर में पूछ लिए जाते हैं जो पता नहीं होते हैं। वॉशर इज स्पेसिफाइड बाई होल डायमीटर। आगे देखिए, साइज ऑफ गियर स्पेस, गियर को किससे करते हैं, तो गियर हो गया ये पिच सर्किल डायमीटर से, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये 2 बार लिख गया है वॉशर का गलती से, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोड यूज इस TIG में इलेक्ट्रोड कौन सा यूज़ किया जाता है, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, कास्ट आयरन का या टंगस्टन का। तो देखिए इसमें TIG होता क्या है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, टंगस्टन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, काफ़ी बार एग्जाम में आता है, आता ही आता है, ठीक है। तो ब्लैक कलर इज जनरली पेंटेड ऑन। तो ब्लैक कलर का जो सिलेंडर होता है वो कौन सा होता है भाई वेल्डिंग में, नन ऑफ द ऑप्शन, या एसिटिलीन, हाइड्रोजन सिलेंडर या ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है। तो ये बताइए, इसमें होता है, आंसर हो गया इसका डी ऑप्शन, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर। तो देखिए इसमें क्या है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, देखिए आप, ब्लैक कलर का जो सिलेंडर है वो ऑक्सीजन सिलेंडर है, ठीक है, यहाँ से आप याद कर लेना। और मरून कलर का सिलेंडर, रेड भी ऑप्शन आ जाता है कभी कभार, ठीक है। तो मरून कलर का जो सिलेंडर होता है वो एसिलिन सिलेंडर होता है, एसिलिन का फॉर्मूला होता है C2H2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर की जो लीस्ट काउंट होती है वो क्या होती है, देखिए 0.1 mm या 0.01 mm या 0.001 mm या 0.0001 mm। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर, ठीक है, 0.01 mm। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट काउंट देखते हैं क्या है। दोस्तों मेहनत से टाइप किया है तो आपके लिए, तो आप इतना तो बनता है कि आप लाइक कर दीजिए इसको, ठीक है। चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट लिस्ट काउंट क्या है, आउटसाइड माइक्रोमीटर की होती है 0.01 mm और सेंटीमीटर में होती है 0.001 सेंटीमीटर। यहीं पे माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर की बात करी जाए तो उसकी भी सेम होती है। 1 ईयर कैलिपर्स की देखिए 0.02 mm, और इंच में बात करी जाए तो 0.001 इंच होता है। ये दोनों काफ़ी बार पूछी जाती हैं, 1 ईयर कैलिपर्स की mm में 0.02 mm और इंच में 0.001 इंच। और यूनिवर्सल बेवल प्रोडक्टर की होती है, वो उसकी होती है 5 मिनट, ठीक है। और भी होती हैं तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसकी PDF चाहिए आपको तो मैं आपको इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप पे दे सकता हूँ, या तो इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना इस PDF को। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, द कटिंग स्पीड ऑफ ए मिलिंग वाइल कटिंग ब्रासेस। मिलिंग स्पीड, जो मिलिंग होती है, मिलिंग प्रोसेस होती है, उसमें जो ब्रास के लिए जो कटिंग स्पीड रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है, 45 to 60 मीटर पर मिनट, या 30 से 40, या 25 से 35, या 15 से 20 मीटर पर मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 45 से 60, ठीक है। आगे इसको और भी देख लेते हैं क्या है, अलग अलग पूछा जाता है। यहाँ देखिए कुछ एक कटिंग है इसमें, वो यहाँ देख ली, पीतल के लिए देखिए 45 से 60 है, तलवा लोहे के लिए देखिए 21 से 30,
कांसा के लिए देखिए ब्रॉन्ज के लिए 24 से 45, और माइल्ड स्टील के लिए देखिए मृदु इस्पात 23 से 31, और एल्यूमिनियम के लिए देखिए 150 से 300। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो एल्यूमिनियम के लिए, सबसे कम है वो कास्ट आयरन के लिए। ठीक है, कास्ट आयरन बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, तो वहाँ पे कम स्पीड रखी जाती है मिलिंग कटर की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ डीजल साइकिल। तो डीजल साइकिल का जो अदर नेम है वो क्या है, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, कांस्टेंट टेम्परेचर साइकिल, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांस्टेंट टेम्प, सॉरी गलत हो गया, इसका ए आंसर इज करेक्ट हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर साइकिल होता है, तो डीजल साइकिल में क्या क्या कौन कौन से प्रोसेस होते हैं भाई, डीजल साइकिल में होता है एक कांस्टेंट प्रेशर होता है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, और 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। ऐसी कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोलते हैं उसको, क्या है वो पेट्रोल इंजन के लिए होता है। ठीक है, तो पेट्रोल इंजन में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम होते हैं और 2 होते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, इसका आंसर जो है 17 का वो उसका हो जाएगा ए आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, इफ फिलर गेज इज यूज टू क्वांटिटीफाइंग। ठीक है, मतलब ये फिलर गेज किसके लिए यूज़ किया जाता है ये आपको बताना है, सरफेस रफनेस, रेडियस, गैप, या स्क्रू पिच के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फिलर गेज बेसिकली गैप को मेज़रमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए क्या होता है, देखिए आपके पास ये है फिलर गेज। ठीक है, इसमें बहुत सारी पत्तियाँ होती हैं पतली पतली, उसमें मेज़रमेंट लिखा होता है 0.05, 0.01 में होती हैं। ठीक है, बहुत ही कम क्लियरेंस के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे गैप भी दे रहा है, यहाँ पे जो आंसर दे रहा है आपका गैप भी, और यहाँ पे क्लियरेंस अगर दे तो वो भी आंसर सही होगा। ठीक है, जैसे आप देख लेते हैं, जैसे स्मॉल गैप पत्ती है, देखो स्प्रिंग के नीचे उसको देख रहे हैं तो कितना हो सकता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, बियरिंग के लिए, बियरिंग की क्लियरेंस के लिए भी चेक करा जाता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो बियरिंग लगाई जाती है वहाँ पे फीलर गेज से उसकी क्लियरेंस चेक करते हैं, कहीं बियरिंग की जो बॉल्स हैं वो कहीं डैमेज तो नहीं, कोई घिस तो नहीं गई हैं, तो वहाँ पे इसको बीच में पत्ती को फंसा के वहाँ पे क्लियरेंस चेक करी जाती है। क्लियरेंस अगर ज़्यादा है तो बियरिंग ख़राब हो जाती है। ठीक है, वहीं बियरिंग चेंज कर दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, काफ़ी बार पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, देखो, रेनॉल्ड्स नंबर इज, रेनॉल्ड्स नंबर होता क्या है, सरफेस फोर्स अपॉन विस्कोस फोर्स, या शियर फोर्स अपॉन इनर्शिया फोर्स। सी ऑप्शन में देखिए विस्कस फोर्स अपॉन इनर्शिया फोर्स, और इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। देखिए इसकी एक आसान ट्रिक है, आपको बता दूंगा अभी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब देखिए ट्रिक क्या है, इसको दोस्तों ध्यान से देखना। ठीक है, जो मैंने खुद बनाई है और बता रहा हूँ आपको। डायमेंशन लेस नंबर पूछे जाते हैं, ये फ्लूइड मैकेनिक्स से बहुत बार एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है इससे। तो ये सारे नंबर्स होते हैं, देखिए रेनॉल्ड्स नंबर होते हैं, फ्राउड नंबर होते हैं, वेबर नंबर होता है, यूलर नंबर होता है, मैक नंबर होता है, जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो ट्रिक लिखी है ऊपर ऊपर देखिए, RV, FG, WS, EPME, ये आपको 5 या 6 बार या 10 बार बोल लेना, याद हो जाएगी, RV, FG, WS, EPME। ठीक है, तो RV का मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले RV को उठाते हैं, तो RV का मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले फार्मूला में कोई भी फार्मूला होगा, रेनॉल्ड्स नंबर या फ्राउड नंबर या वेबर नंबर, किसी का भी फार्मूला, या मैक नंबर ज़्यादातर पूछा जाता है। तो सबसे पहले इनर्शिया फोर्स तो ज़रूर आता है। ठीक है, ऊपर इनर्शिया फोर्स आता है और नीचे वो इसके अनुसार देखा जाएगा। तो सबसे पहले मैं RV को उठा के देख रहा हूँ, तो RV में क्या है, R तो है रेनॉल्ड्स नंबर और V है विस्कस फोर्स। ठीक है, तो रेनॉल्ड्स नंबर को कैसे करेंगे, V फॉर विस्कस फोर्स, तो इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। इनर्शिया फोर्स तो ऊपर सब में दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही अब मैक नंबर को देख लेते हैं, तो ME जो है उसमें M है मैक नंबर और E है इनर्शिया फोर्स। ठीक, E मतलब यूलर नंबर। ठीक है, ई मतलब यूलर नंबर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, गलत हो गया है। यहाँ पे देखिए ME का मतलब, M होता है मैक नंबर। ठीक है, M होता है मैक नंबर, E होता है इलास्टिक फोर्स। तो यहाँ पे इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स। ठीक है, ये हो गया।
तो यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, RFWEME का मतलब तो आप समझ में आ गए। अब यहाँ पे VGSPME का मतलब भी आप जान जाओ। V मतलब विस्कस फोर्स होता है, G मतलब होता है ग्रेविटी फोर्स, S सरफेस टेंशन फोर्स, P होता है प्रेशर फोर्स, E होता है इलास्टिक फोर्स। अब आपको समझ में आ जाएगा, आप अपने आप कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इज यूजली मेजर्ड बाई मीन्स ऑफ। तो यहाँ पे हाइग्रोमीटर, थर्मोमीटर, पीजोमीटर, हाइड्रोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी होती है उसको मेजरमेंट करने के लिए होता है। और थर्मोमीटर आप जानते हैं टेम्परेचर को। पीजोमीटर होता है क्या है, मध्यम प्रेशर होता है। पीजोमीटर होता है मॉडरेट प्रेशर होता है, उसको पीजोमीटर से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हाइड्रोमीटर होता है उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी से स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज मेजरमेंट करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। द चारपी टेस्ट इज कंडक्टेड टू मीजर। तो चारपी टेस्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है? ठीक है, वो आपको बताना है। टफनेस, ग्रिप स्ट्रेंथ, फटीग स्ट्रेंथ, इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे जो पहला जो आंसर हो जाएगा टफनेस, वो चारपी टेस्ट से मीज़र किया जाता है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, चारपी टेस्ट आपको लिख रखा है मैंने। चारपी टेस्ट टफनेस मीज़र और ब्रिनल टेस्ट होता है हार्डनेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोई भी कंपोनेंट है उसको 45 की नॉच पे बांधा जाता है, 45 की नॉच पे। ठीक है, और ब्रिनल टेस्ट होता है उसको ऊपर से एक हार्डनेस टेस्ट किया जाता है। उसको क्या है, कोई भी कंपोनेंट है जिस पे मतलब उसकी टेस्टिंग की जा रही है, उसको एक फोर्स दिया जाता है ऊपर से। ठीक है, दबाया जाता है उसको, तो वहाँ पे बंडल टेस्ट होता है। तो आपको इतना पूछा जाएगा, चारपी टेस्ट किसके लिए होता है? टफनेस के लिए। और बंडल टेस्ट होता है वो हार्डनेस मेजरमेंट के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो इज इन कार्बोराइजिंग फ्लेम इज। तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो रेशियो होता है वो कार्बोराइजिंग फ्लेम में क्या होता है? तो आपको मैंने बताया था, इसका आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन अलग अलग आते हैं सब में। ठीक है, मैंने बताया वो अलग है, लेकिन ऑप्शन आप सही से लर्न कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा उस तरीके से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 0.9:1 हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। देखिए, इफ़ द मटेरियल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन एट ए पॉइंट देन ए मटेरियल बिहेवियर इज कॉल्ड। तो इसका आंसर बताइए। डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एनाइसोट्रॉपिक है, होमोजीनियस मटेरियल है, या आइसोट्रॉपिक मटेरियल है, हेट्रोजीनियस मटेरियल है। तो उसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर है एनाइसोट्रॉपिक। अब इसको थोड़ा सा अलग अलग पूछे जाते हैं, वो आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या है। इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए होमोजीनियस मटेरियल में होता क्या है, द मटेरियल विच हैव सेम प्रॉपर्टी इन ए गिवन डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी होती हैं एक गिवन पॉइंट पे, तो वो होती है होमोजेनियस मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, आइसोट्रॉपिक मटेरियल में क्या होता है, मटेरियल विच हैव सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी होती हैं एट द डायरेक्शन एट ए गिवन पॉइंट, ऑल डायरेक्शन इन ए गिवन पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका आइसोट्रॉपिक मटेरियल, इलास्टिक प्रॉपर्टी दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल में क्या होगा। ठीक है, इसमें देखिए द मटेरियल विच हैव डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी होंगे यहाँ पे इन ऑल डायरेक्शन एट ए ऑल पॉइंट, जैसे E1 E2 E3 आपको दिख रही होगी फिगर में। ठीक है, तो यहाँ पे एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल, ये क्या होगा, द मटेरियल विच हैव डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज नॉन एज ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल। तो ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल में इलास्टिक प्रॉपर्टी जो होंगी वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, बस इतना आपको याद करना है। 4 मटेरियल पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी बार आता है और पूछा भी जाता है, जैसे प्रोडक्शन सेल में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए द मार्किंग ऑन ए ग्राइंडिंग व्हील 51A 36L 5B और 93, द कोड 36 रिप्रेजेंटेड द। अब कोई ग्राइंडिंग व्हील है, ठीक है, इस पर कोई मार्क लिखा हुआ है, ये ऐसे करके कोड लिखा हुआ है, उसमें कुछ भी पूछ लिया जाता है कि ए क्या है, 36 क्या है, एल क्या है, 5 क्या है। तो आपको बताना है इसमें 36 क्या है। तो 36 आपको मैं बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ग्रेन साइज। तो आपको मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, पहले आपको इसको देख लेना,
51A36L5B93। देखिए इसमें कोड में 51 और 93 तो कुछ नहीं है, कंपनी का कोड होता है, मैं आपको बता दूं। सिर्फ 5 नंबर पूछे जाते हैं, A36L5B, ठीक है, A36L5B, इसमें कुछ अलग अलग नंबर होंगे और जो एक्स्ट्रा दे रहे होंगे साइड में उसका कोई मतलब, कंपनी का कुछ कोड होते हैं वो नहीं पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए है वो एब्रेसिव है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। देखिए ए है वो एब्रेसिव मटेरियल है, 36 से ग्रेड साइज, ठीक है, जो मतलब एब्रेसिव कड़ होते हैं उसका साइज होता है वो ग्रेड साइज होता है। एल होता है वहाँ पे ग्रेड साइज ऑफ व्हील, मतलब ग्रेड साइज होता है वो व्हील की हार्डनेस प्रदर्शित करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 5 नंबर होता है वो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, 5 जो है वो वहाँ पे स्ट्रक्चर है, ठीक है, किस टाइप का स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर है या मतलब क्लोज स्ट्रक्चर है। और वी होता है बॉन्ड, जैसे बटरीफाइड बॉन्ड होता है, ठीक है, शेलक बॉन्ड होता है, रबर बॉन्ड होते हैं, वो वहाँ पे बॉन्ड है। तो आप समझ गए होंगे इसका मतलब, ठीक है, आप नंबर लिख के वहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन बचे हुए नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा मैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए 1 टोर प्रेशर इज इक्वलेंट टू, तो 1 टोर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो 1 टोर जो है वो प्रेशर की यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर बताइए, 1 पास्कल या 10 मीटर ऑफ वाटर या 1 एटमॉस्फेरिक या 1 mm ऑफ मरकरी। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन इज करेक्ट है, 1 mm ऑफ Hg या मरकरी, ठीक है। यहाँ पे कुछ यूनिट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे प्रेशर की यूनिट है, ठीक है। देखिए जैसे 1 atm होता है 760 mm Hg होता है, 1 atm 101.325 किलो पास्कल होता है, ठीक है। 760 mm Hg इजकल टू होता है 101.325 किलो पास्कल होता है। 1 टोर होता है 1 mm Hg होता है, 1 atm होता है वो 760 टोर होता है। तो यहाँ पे ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। और ये जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, ठीक है, फॉर सपोर्ट मी, ठीक है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ।